नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे कल हिंदी साहित्य के अंतर्गत पद्मावत का भाग देख रहे थे। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके दो भाग थे। दो भागों में जो पहला भाग था विवाह के पूर्व का भाग और दूसरा था विवाह के उत्तरार्ध भाग। ये देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे क्या नाम पद्मावत के जो प्रतीक विभजना है उसमें एक दो दिया हुआ है, पद दिया हुआ है कि तन चित्तूर मंत्र राजा कीना, हिम सिंगल बुद्धि पद्मनी चीना, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती या दुनिया जिंदा, राघव चेतन सोई शैतान। ये जो पद है अब इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी भाग दो इसमें देख रहे थे पद्मावत में। कौन सी रचना को देख रहे थे? पद्मावत। इसके भाग देखे थे हम लोगों ने। अब देखेंगे पद्मावत की प्रतीक योजना। क्या देखेंगे? पद्मावत की प्रतीक योजना। पद्मावत की प्रतीक योजना। प्रतीक योजना के संबंध में एक पद दिया हुआ है। वो पद कौन सा है? इसके संबंध में एक पद दिया हुआ है। कौन सा है? तन चित्त पूर्व मन राजा कीना। तन चित्तौर मन राजा कीना, हिम सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। हिम सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना। हिम सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती या दुनिया धंधा। नागमती यह दुनिया धंधा। नागमती या दुनिया धंधा, राघव चेतन सोई शैतानु। राघव चेतन सोई शैतानु। राघव चेतन सोई शैतानु। राघव चेतन सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। माया अलाउद्दीन सुल्तानु। अलाउद्दीन सोई सुल्तानु। ये तो था एक पद। क्या था? तन चितुर मन राजा कीना, हिम सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुगा जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती या दुनिया धंधा, राघव चैतन सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सोई सुल्तानु। ये तो था इनका का नाम पद्मावत के प्रतीक योजना के संबंध में एक पद। आगे हम लोग देखेंगे जो उसमें जैसे पात्र दिए हुए हैं तो उसमें किसका प्रतीक माना गया, किसका प्रतीक माना गया, ये देखेंगे। तन चित्तूर मतलब प्रतीक योजना। इसमें डाल लीजिए पात्र और इसमें डाल लीजिए उसका मतलब प्रतीक क्या है एक तरफ। यानी पात्र क्या कौन है? पात्र इसका है चित्तौड़। इसमें चित्तौड़ को क्या कहा गया है? चित्तौड़ को यहाँ पे कहा गया है शरीर। क्या कहा गया है? शरीर के रूप में इसका वर्णन है।
अच्छा अच्छा, मन किसका प्रतीक है? जो मन को क्या माना गया प्रतीक, किसको माना गया है? मन किसका प्रतीक माना गया? रतन सेन का प्रतीक माना गया। किसका? रतन सेन का प्रतीक माना गया। मन किसका प्रतीक माना गया है? रतन सेन का। और चित्तौड़ शरीर का प्रतीक माना गया है। आगे देखते हैं, जो नागमती है, पद्मावत में जो नागमती है वो किसका प्रतीक माना गया है? नागमती। नागमती, नागमती को किसका प्रतीक माना गया है? नागमती को सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। किसको? नागमती को। नागमती को किसका प्रतीक माना गया है? सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। आगे हम लोग देखेंगे, जो उस नागमती में जो है वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावती रागात्मिका बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावती किसका प्रतीक है? रागात्मिका बुद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? रागात्मिका बुद्धि का प्रतीक है। कौन? पद्मावती। चित्तौड़ को क्या माना गया? शरीर। रतन सेन को मन का प्रतीक। नागमती सांसारिक बुद्धि का। पद्मावती रागात्मिका बुद्धि का प्रतीक माना गया। अच्छा, जो उसमें एक सिंघल द्वीप है, सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप किसका प्रतीक माना गया है? सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना गया। किसका प्रतीक माना गया? हृदय का प्रतीक माना गया। सिंघल द्वीप किसका प्रतीक माना गया? हृदय का प्रतीक माना गया। और जो हीरामन तोता है वो तोता किसका प्रतीक है? तोता का क्या नाम था? हीरामन। हीरामन, हीरामन किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। गुरु का काव्य क्या? गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, मतलब गुरु सुआ, जो गुरु के रूप में सुआ को, हीरामन जो तोता था उसका नाम था, उसको प्रतीक माना गया है। अच्छा, आगे देखते हैं, राघव चेतन सोई शैतानी। राघव चेतन, राघव चेतन किसका प्रतीक माना गया? क्या कहा गया था? राघव चेतन सोई शैतानु, तो किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अच्छा, अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? अलाउद्दीन सोई सुल्तानु, तो अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? अलाउद्दीन सुल्तान। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? जो सुल्तान मतलब माया का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? माया का, माया का प्रतीक है। तन चितौर मन राजा कीना, यानी जो चित्तौड़ को किसका शरीर का प्रतीक माना गया था? शरीर का प्रतीक माना गया था। और सिंघल द्वीप किसका प्रतीक माना गया था? हृदय का प्रतीक माना गया था। सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक माना गया था। अच्छा, और जो नागमती, नागमती किसका प्रतीक मानी गई थी? नागमती जो थी वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक मानी गई थी। और पद्मावती किसका प्रतीक मानी गई थी? पद्मावती रागात्मिका बुद्धि का प्रतीक मानी गई थी, और रागात्मिका बुद्धि का प्रतीक मानी गई थी। और सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप किसका प्रतीक माना गया? सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना गया था। और सिंघल द्वीप के बाद तो हीरामन तोता, हीरामन तोता किसका प्रतीक माना गया था? गुरु का प्रतीक माना गया था। और का नाम राघव चेतन किसका प्रतीक था? शैतान का प्रतीक था। और जो अलाउद्दीन, अलाउद्दीन किसका प्रतीक था? माया का प्रतीक था। ये तो हमने देखी पद्मावत के संबंध में प्रतीक योजना। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, पद्मावत के बारे में। पद्मावत के बारे में देखेंगे। अब इसके बारे में क्या देखेंगे हम लोग? कुछ तथ्य पद्मावत के बारे में विशेष तथ्य देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेष तथ्य की, इसमें क्या क्या है, किसने क्या इसको कहा है, वो सब देखेंगे हम। अच्छा, पद्मावत के बारे में देखते हैं। इसका पहले ही पॉइंट है कि पद्मावत की जो भाषा है वो कैसी, कौन सी है? पद्मावत की भाषा कैसी है? ठेठ अवधी। ठेठ अवधी का मतलब ग्रामीण भाषा, ठेठ अवधी है, यानी जिसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ग्रामीण अवधी भाषा है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट इस पे क्या है कि इसमें उसमें दिया हुआ है कि पद्मावत जो है रामचरितमानस की तरह उसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद दिया हुआ है। यहाँ ये भी लिख लीजिए कि 7 चौपाई के बाद
एक दोहा छंद, एक दोहा छंद का प्रयोग यानी किस शैली में रचित है? कड़वक पद्धति में रचित है। किस में रचित है? ये भी कड़वक पद्धति में रचित है। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे इसका पॉइंट देखते हैं। तीसरे नंबर पर इसका कौन सा पॉइंट है? इसमें क्या किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने? मलिक मोहम्मद जायसी ने यहाँ 60 में जायसी ने मूर्ति पूजा का इसमें खंडन किया है। मूर्ति पूजा का खंडन किया है। क्या किया है? खंडन किया है। किसमें? पद्मावत में। किसने किया है? जायसी ने। क्या किया है? मूर्ति पूजा का खंडन किया हुआ है। आगे देखते हैं। अच्छा, पद्मावत में किसकी प्रशंसा की गई है? पद्मावत में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। इसमें लिख लीजिए, इसमें शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। क्या की गई है? प्रशंसा की गई है। इसकी प्रशंसा की गई है? शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। अच्छा, एक चौथा पॉइंट है कि पद्मावत किस मास से प्रारंभ होता है? लिख लीजिए, पद्मावत आषाढ़ मास से, आषाढ़ मास से प्रारंभ है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, इसका ये शुरुआती पंक्ति है। तो किससे शुरू हुआ है? पद्मावत किससे प्रारंभ हुआ है? आषाढ़ मास से प्रारंभ हुआ है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट है। अच्छा, बच्चन ने इसे अवधि का अर्गान कहा है। क्या कहा है? अवधि का अर्गान, अर्गान कहा है। किसने अवधि का अर्गान किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। क्या कहा है? अवधि का अर्गान कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक शब्द और कहा है कि शुक्ल ने क्या कहा? अगर बच्चन ने अवधि का अर्गान कहा है तो शुक्ल ने भक्ति काल का इसे क्या कहा है? भक्ति काल का इसे समासोक्त, शुक्ल ने इसे भक्ति काल का समासोक्ति काव्य कहा है। भक्ति काल का समासोक्ति काव्य कहा। किसने कहा? शुक्ल ने। समासोक्ति काव्य किसने कहा? शुक्ल ने। इसको वेद काव्य भी इन्होंने कहा था। क्या कहा था? यहाँ पे लिख लीजिए, वेद काव्य भी कहा। वेद काव्य, वेद काव्य भी किसने कहा? शुक्ल ने कहा। किसको? शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा? वेद काव्य भी कहा, समासोक्ति भी कहा। बच्चन सिंह ने इसको अवधि का अर्गान भी कहा है। कब से प्रारंभ, इसका जो वो क्या नाम, किस मास से प्रारंभ होती है? आषाढ़ मास से प्रारंभ होती है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा ठेठ अवधि है, जिसे हम लोग ग्रामीण अवधि भी कह सकते हैं। और इसमें क्या है? इसमें कड़वक पद्धति में रचित है। कड़वक पद्धति में क्या होता है कि 7 चौपाइयों के कुछ, मतलब ये नियम फिक्स नहीं है कि 7 चौपाइयों के बाद ही एक दोहा छंद है, लेकिन ये रामचरितमानस की तरह 7 चौपाई के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और इसमें जायसी ने क्या किया है? मूर्ति पूजा का खंडन भी किया हुआ है। किसने किया है? जायसी ने किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं पद्मावत के बारे में जो कथन कहे गए हैं, वो किसने क्या कहा है इसके बारे में, पद्मावत के बारे में। अब आगे वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लिया विद्वानों के कथन। विद्वानों के कथन, पहला कथन देखते हैं हम लोग पद्मावत के बारे में, विद्वानों के कथन। तो पहला कथन कौन सा है कि पद्मावत सूफी काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। पद्मावत सूफी काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। ये कथन किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कथन किसका है?
डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का कथन है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। यानी प्रतिनिधि रचना किसने, सूफी काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है पद्मावत प्रेम मार्गी काव्यधारा की सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस रचना है। पद्मावत प्रेम मार्ग की सर्वाधिक प्रौढ़ रचना है। प्रौढ़ रचना है। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। सर्वाधिक प्रौढ़ रचना किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा कथन देखते हैं। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य, बड़ा महाकाव्य, महाकाव्य। ये कथन किसका है? ये भी रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यानी प्रतिनिधि रचना किसने माना? सूफी काव्यधारा की रामकुमार वर्मा ने। बड़ा काव्य किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रौढ़ रचना किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो ये तो हमारे कथन हुए इसके पद्मावत के संबंध में। अब अगला कथन इसके बारे में देखते हैं। चौथा कथन है इसके पद्मावत के संबंध में। चौथा कथन कौन सा है? यह रूपक काव्य है। यह एक रूपक काव्य है। किसका कथन है? नगेंद्र का कथन है। ये किसका कथन है? नगेंद्र का कथन है। अच्छा, पांचवा कथन इसका है। रूपक काव्य किसने माना? नगेंद्र ने माना है। अगला कथन है वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है। वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है। वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है। उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि का अर्गान है। अवधि का अर्गान है। अवधि का अर्गान किसने कहा था? अभी बताया था। अवधि का अर्गान किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अवधि का अर्गान किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है। इनके द्वारा रचित पद्मावत जो है अवधि का अर्गान है। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अब अगला देखते हैं। अगली रचना है इनकी दूसरी रचना पद्मावत देख चुके हैं। अब दूसरी रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। आखिरी कलाम के बारे में हम लोग देखते हैं। आखिरी कलाम कब रची गई थी? आखिरी कलाम इसका रचना काल क्या है? 1523 ईस्वी। कब है? 1523 ईस्वी। रचना काल कब है? 1523 ईस्वी है। अच्छा, इसमें क्या है? बाबर की प्रशंसा की गई है। बाबर की प्रशंसा की गई है। की गई है। 1523 ईस्वी है। बाबर की प्रशंसा की गई है। और इसमें क्या है? कयामत के दिन का वर्णन है। कयामत के दिन का वर्णन है। कयामत के दिन का वर्णन है। 1523 ईस्वी में बाबर की प्रशंसा की गई है और कयामत के दिन का वर्णन है। किसका? आखिरी कलाम का। आखिरी कलाम का है। कयामत के दिन का वर्णन मतलब इसमें क्या कहा गया था? भा अवतार मोर नौसदी 30 वर्ष कल ऊपर बदी है। ये हुई। ये तो हुई आखिरी कलाम से संबंधित बात। अब हम लोग देखते हैं इनकी अगली रचना अखरावट में से। अखरावट क्या है? अखरावट इसका रचना काल तो पता नहीं, मिला नहीं है। तो यहाँ तीसरी रचना लिख ली है अखरावट। रचना काल पता नहीं है। रचना काल अज्ञात लिख लीजिए। अखरावट रचना काल क्या है? अज्ञात है। इसमें क्या है कि जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला के एक एक अक्षर, वर्णमाला के एक एक अक्षर के माध्यम से सूफी साधना एवं सिद्धांतों का वर्णन है। के माध्यम
से सूफी साधना का वर्णन। सूफी साधना का वर्णन है। इसमें जो दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए क्या होगा कि इसमें जीव माया ब्रह्म जगत आदि, जीव माया ब्रह्म जगत आदि की विवेचना है या वर्णन है, ये दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, चौपाई छंद का प्रयोग है। चौपाई छंद में रचित है, चौपाई छंद में रचित है। रचना अखरावट रचना का लग जाता है। इसमें क्या है कि ये जो वर्णमाला होती है, इसके एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी साधना का जो वर्णन दिया हुआ है, सिद्धांतों और साधना का वर्णन दिया है। और इसमें क्या है कि इसमें ब्रह्म जीव जगत आदि का वर्णन दिया हुआ है। और किसे छंद में रचित है, चौपाई छंद में रचित है। आगे देखते हैं। ये तो हुई थी उसकी का नाम अखरावट की बात। अब हम लोग देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की अगली रचना है इनकी चौथी रचना चित्रलेखा। चित्ररेखा कौन सी रचना है, चित्ररेखा एक ऐसा है प्रेमाख्यानक लघु काव्य है। कैसा काव्य है, प्रेमाख्यानक लघु काव्य है। एक तो ये पॉइंट हुआ। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं, सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है, सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। प्रेमाख्यानक लघु काव्य सूफी मान्यताओं का इसमें प्रवेश नहीं हुआ है। ये तो हुई चित्रलेखा से संबंधित बात। तो ये रचनाएं थी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली क्लास में अगले कवि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।